दोस्तों जंगल में एंटर कर चुका हूँ। हालांकि अभी शाम का ही टाइम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो मकान बने हुए हैं इससे मुझे देख के कुछ याद आया। लेकिन उसके पहले मैं एक अपडेट दे दूं आपको। दोस्तों कल मोहान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैन ईटर टाइगर्स को पकड़ा गया जो कि लंगड़ी थी। तो ये माना जा रहा था कि उसकी टेरिटरी में ही वारदात हो रही थी। टेरिटरी कहाँ थी? जो पनौद नाला जहाँ पे अभी लास्ट शिकार किया था, और धनगढ़ी भी कोई बहुत दूर नहीं है जहाँ अफसरुल को मारा था, बाबूराम जी को मारा था। एक दो अटैक और किए थे जिसमें लोग बच गए थे। तो कल मैंने वीडियो में बोला था कि बच्चे भी हैं उसके जो कि अलग टेरिटरी बना चुके हैं। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अलर्ट पे रहेगा ही रहेगा। लेकिन आज ही क्या एक नया अपडेट क्या आया है कि रात भर एक मेल टाइगर बहुत जोर जोर से दहाड़ता रहा है सुंदर खाल के पास में। जहां ये टाइगर्स को पकड़ा गया वो जगह भी सुंदर खाल के पास में ही थी। पनौद नाला जो है आगे आके कोसी नदी में मिलता है और सुंदर खाल के बगल में ही मिलता है। तो जो पिंजरा लगाया गया था वहीं लगाया गया था। मतलब पनौद नाला वो जो ब्रिज जहां पे नफीस को मारा था और जो वो नाला अंदर नदी की तरफ जा रहा है वहां पे लगाया था। मतलब सुंदर खाल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। उस पूरे इलाके में रात भर टाइगर बोला और सुबह 5 बजे तो हद कर दी। मतलब बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था। मतलब वो अपने या तो बच्चा अपनी माँ को तलाश रहा था। बच्चा मतलब 2 साल का बच्चा फुल अडल्ट है जो कि माँ छोड़ चुकी है, या फिर वो मेल टाइगर था जो अपने मेट यानी कि फीमेल टाइगर्स को तलाश रहा था और पूरे रात खोजता रहा उसको कि कहाँ गई। तो अब ये मामला ये हो गया दोस्तों कि उसी टेरिटरी में एक मेल टाइगर है। जैसा कि एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि वो सुंदर खाल में ही एक माँ बेटों ने देखा था ना टाइगर कि वो घात लगा के बैठा था और वो उल्टे पैरों लौट आए थे। तो वो उन्होंने बताया था कि वो लंगड़ा नहीं रहा था। इसका मतलब एक हेल्दी टाइगर भी उसी टेरिटरी में है और सुंदर खाल के पास में घूम रहा है, कर पूरी रात दहाड़ा है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है दोस्तों कि खतरा अभी टला नहीं। अब इसमें भी एक सवाल ये आता है कि क्या वो भी मैन ईटर है? जब वो टाइगर्स के साथ में था, मान लीजिए कि वो मेल टाइगर है, उसका या उसका बच्चा, दोनों ही कंडीशन में मेल हो गया क्योंकि 2 साल का हो गया तो दोनों ही अब अडल्ट टाइगर हैं। तो ऐसे अडल्ट टाइगर हैं जो कि घायल नहीं है, चोट नहीं लगी, लंगड़ाते नहीं, उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं है। तो क्या वो अपनी मां के साथ में शिकार खाते थे? अगर अफसरुल के केस को ध्यान करें तो शायद खाते थे, क्योंकि अफसरुल को केवल एक हाथ मिला था। लेकिन अगर नफीस के केस को देखें तो शायद नहीं खाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं खाया हुआ था। लेकिन ये गेस तो हमारा लगाना बेकार है। बात सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए वो उसका कंपेनियन है, मेल टाइगर है, वो उस टाइगर्स के साथ रहता था, तो जरूरी नहीं कि उसका शिकार में भागीदार हो खाने में। मैं एक प्रूफ देता हूं आपको। एंडरसन की बुक की आप वो कहानी याद करिए, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें एक अंग्रेज शिकारी को शेर ने अपना शिकार बना लिया था। 2 यंग शिकारी थे, रेस्ट हाउस में मिले थे एंडरसन को, और उसके बाद में एक शिकारी को शेर ने मार दिया था। उस घटना में 2 टाइगर थे। फीमेल थी मैन ईटर और जो मेल था वो कैटल लिफ्टर था। तो वो रहता इसके साथ में था फीमेल के, लेकिन वो इसके शिकार को नहीं खाता था, वो जानवर ही खाता था। तो ऐसा पॉसिबल है कि टाइगर टाइगरेस के साथ में रहे। टाइगरेस अगर वो आदमी मारती है, मैन ईटर है, जरूरी नहीं है कि साथ वाला टाइगर भी मैन ईटर हो या आदमी को मारना तो दूर खाता भी हो। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो बगल में बैठा रहता हो, ये खाती रहती हो और वो अपना शिकार खाता हो। ये पॉसिबिलिटी है। जैसे एक नॉनवेज आदमी होता है, एक वेजिटेरियन होता है, तो दोनों साथ में बैठे होते हैं, लेकिन नॉनवेज वाला नॉनवेज खाता है, वेजिटेरियन वाला वेजिटेरियन। इस तरह से पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी खतरा टला नहीं है, वैसा का वैसा ही है खतरा उस इलाके में। जिस हिसाब से वो टाइगर दहाड़ा है तो उसी इलाके में घूम रहा है और एकदम सुंदर खाल गांव के बगल में है।
ये तो हो गया वो अपडेट जो मैंने वहां का दिया। एक बात मैंने अभी आपको बोली थी कि मकान बने हुए थे, तो मुझे एक बात याद आई, लेकिन मैं पहले अपडेट दे दूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों वो बात ये याद आई थी कि जो मकान है ना, जिस तरीके से जंगल के अंदर वन गुजरों के मकान बने होते हैं, तो जैसे मैं कई वीडियो बना रहा हूं, तो अभी गुजरात से डिमांड आ रही थी कि आप लायन के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हो, और उसका केवल एक रीजन है कि वीडियो मैं यहां बनाता हूं जहां पे लेपर्ड और टाइगर का बोलबाला है। इसके चलते लायन के बारे में नहीं बता पाता। तो गुजरात का जिक्र आया तो सबसे पहले तो मैं बोल दूं, अपने पिछले वीडियो में, नाइट ड्राइव के वीडियो में ही मैंने बोला था भाकरी गुजरात की है, और वो जो हमारा कुक बनाता था मधु, वो महाराष्ट्रियन था। तो मुझे लगा कि वो बचपन से गुजरात में रहा, गुजराती कंपनी में काम किया, तो उसको आता अच्छा। लेकिन लोगों ने मुझे अपडेट किया कि भाकरी महाराष्ट्र का भी डेली का डिनर में भाकरी बनती है। तो वो मैं एक बार उसको करेक्ट कर दूं कि भाकरी केवल गुजरात की नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की है भाकरी। और अब मैं भाकरी बनवा के खाने वाला हूं। मैंने बहुत दिन से नहीं खाई, 2 बार भाकरी का जिक्र हो गया। तो YouTube से तो हर चीज आजकल सीख सकते हैं। तो मैं अब पुष्कर से बोलूंगा कि कि भाकरी बनाए और खिलाए। भाकरी के साथ एक गुजराती सब्जी और अच्छी मैं वहां खाता था, वो थी सेव पूरी, सेव टमाटर। हाँ, सेव टमाटर। और एक और सब्जी बनती थी, वो याद आ गई, पके आम की सब्जी। शायद ही आप लोगों ने, दोस्तों अगर आप गुजरात में नहीं रहते हो तो शायद आपने खाई हो। इतनी टेस्टी सब्जी बनती है पके आम की सब्जी, उसमें गुड़ भी पड़ता है। तो गुड़ डाल के बनती है। तो अभी तो खैर वो नहीं बन सकती, पका आम नहीं आ रहा है। भाकरी के साथ सेव टमाटर की सब्जी बनवाता हूँ YouTube में देख के, उसका वीडियो बनाऊंगा। तो मैं लायन की बात बता रहा दोस्तों कि लायन जो है गुजरात में, जैसे कि आप सबको पता है कि करीब 600 के आसपास हैं। दोस्तों मुझे जो इन घरों को देख के याद आई थी कि जैसे गुजरात में एक बात चल रही है ना कि अब गिर नेशनल पार्क के बाहर लायन निकल गए हैं। तो टेरिटोरियल फाइट तो चक्कर है ही कि जो पावरफुल लायन होते हैं वो जो कम पावरफुल लायन है उनको खदेड़ देते हैं, और उसके बाद फिर वो गांव की तरफ चले जाते हैं, वहां पे मवेशी मारने लगते हैं। गुजरात की गवर्नमेंट का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, लोगों का विश्वास भी दिलाने में कामयाब हो गई है कि अगर तुम्हारा जानवर लायन मारेगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है, तुम परेशान मत हो। तो उससे सबसे बड़ी बात जो वहां पे आज जो लायन फल फूल रहे हैं उसका रीजन है, किसी का भी जानवर मरता है तो उसे दुख नहीं होता। दुख मतलब उसका जो प्यार मोहब्बत है जानवर से, जो अटैचमेंट है वो तो होता है। आर्थिक क्षति, जो इकोनॉमिकल लॉस होता है वो उसको फील नहीं होता है। उसे पता होता है कि जैसे ही मैं फाइल मूव करूंगा, एप्लीकेशन लगाऊंगा, मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। मैं उससे दूसरी, मान लीजिए गाय मारी, भैंस मारी, मैं दूसरी गाय भैंस खरीद लूंगा। केवल जो इमोशनल अटैचमेंट वाली बात है बस वही रहती है। तो जो लायन मूव करके गांव के पास आ जा रहे हैं वो तो सुरक्षित हैं कि भाई उनको कैटल ही मारते हैं और क्या मारेंगे। वहां नीलगाय मिलती है, कुछ डियर भी मिलते हैं खेतों के आसपास। लेकिन एक्चुअली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ये गाड़ी निकल जाए फिर बताता हूँ। ये शरीफ आदमी है, देखो बढ़िया डिपर दिया। तो ये जो घर से रिलेटेड बात याद आई थी मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वो जानवर, अब आप समझो कि एक जगह पे गाय भैंस अवेलेबल हो, वहाँ डियर हो, नीलगाय हो, जो बड़े तेज भागते हैं। नीलगाय जानते हो अब क्या होती है? नीलगाय बोलते हम गाय हैं, है ये हिरणी, एंटीलोप की सबसे बड़ा एंटीलोप है एशिया का। तो एक तरह का डियर ही है नीलगाय। और इसी से रिलेटेड एक बात बता दूं, कस्तूरी मृग को हम मृग बोलते हैं, यानी कि डियर बोलते हैं, मस्क डियर, लेकिन वो डियर नहीं है, वो एक तरह की बकरी है। तो आप समझ रहे हो कि जिस चीज को डियर बोलते हैं वो बकरी है, और जिस चीज को गाय बोलते हैं वो डियर है। तो नीलगाय बहुत तेज भागती है, डियर बहुत तेज भागता है, तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ये जानवर भाग नहीं पाते, तो पकड़ते हैं इजीली वो इनको।
गाय भैंस को, उनको भी कभी तुक्का लग गया तो उनको भी मारते हैं, नीलगाय और डियर को, नीलगाय और अपने दूसरे डियर को। वो कैसे कि जब वो अपना पूरा उनका प्राइड पूरा अटैक करता है कि शेरनी एक तरफ से, यानी कि बब्बर शेरनी एक तरफ से घात लगा के बैठ गई, दूसरी लाइनेस वहां से अटैक करेगी, या उनके बच्चे वगैरह पूरा घेरा बना के हाकेंगे एक तरह से, और जब वो आएगी इधर पे तो ये अटैक करके पकड़ लेगी। ऐसे पकड़ भी लेते हैं। जो ये घर देख के मुझे बात याद आई थी, गुजरात में गिर नेशनल पार्क के अंदर मालधारी लोग रहते थे। 2013 में जब मैं गया था, मैं एक ही बार गिर गया हूँ, जब मैं सफारी करी थी तो मालधारी लोग मैंने देखे थे। उनके कुएं भी थे, बाइक भी खड़ी थी, और वो अपना जंगल के अंदर। तो जब तक जैसे यहाँ पे वन गुजर रहते हैं आसपास, जिनके घर देख के मुझे याद आया, तो होता क्या है कि जब ये जो लायन है ना आजकल जो मूव कर रहे हैं जंगल से बाहर, इसका केवल एकमात्र वजह ये नहीं है कि ये टेरिटोरियल फाइट है कि पावरफुल ने दूसरे को भगा दिया। एक वजह ये है कि मालधारी लोग गांव से, जंगल से बाहर निकल गए हैं। अब उनको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, मुख्य धारा में जुड़ गए। अब जब मालधारी लोग निकल गए तो उनकी गाय भैंसे भी निकल गई, वहां कौन पालेगा। और जब पहले भी जो गिर के जो लायन थे, उनका 30% डिपेंडेंसी गाय भैंसों पे थी। गिर के फॉरेस्ट के अंदर भी उनको गाय भैंसे मिल जाती थी मालधारी लोगों की, तो उससे उनका गुजारा चल जाता था। एक भैंस मार के, एक गाय मार के उनको अच्छा खासा पेट भर जाता था। अब वो नहीं मिल रहा है उनको। तो इसलिए जो लायन ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, वो गिर नेशनल पार्क के बाहर उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। और उसका बहुत बड़ा रीजन है पालतू जानवर। तो ये बात मुझे इन घरों को देख के याद आई थी, तो मैंने कहा एक बार आपको अपडेट कर दूं। बाकी लायन का, जैसे मैंने अभी कहा कि इस वीडियो में लायन का ही जिक्र करते हैं, तो जो बेसिकली जो एशियाटिक लायन है और जो अफ्रीकन लायन है, इनमें देखने में लुक वाइज बहुत फर्क होता है। आप देखते हो जो उनके मेन होते हैं, उनके बहुत बड़े होते हैं, थोड़े से काले होते हैं। इधर इसके एशियाटिक लायन के पेट में खाल सी लटकी हुई होती है, लेकिन आवाज, मतलब कुल मिला के लायन तो लायन ही है, थोड़ा सा फर्क है। मतलब आप समझ लो कि अगर इंसानों में आप फर्क करने जाओ, तो अगर आप अंग्रेज देखो कि गोरे होते हैं, और अगर आप अफ्रीका के लोग देखो काले होते हैं, इंसान ही होते हैं, लेकिन बस लुक में फर्क होता है। उसी तरह का फर्क है एशियाटिक लायन में और अफ्रीकन लायन में। अच्छा, लेपर्ड, जैसे अपना यहाँ लेपर्ड बहुत मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क से केवल लायन नहीं बाहर जा रहे, लेपर्ड भी बाहर जा रहे हैं। रीजन की लायन उनको मार मूर के भगा देते हैं। पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें खतरा लगता है कि भाई कहीं से लायन ना आ जाए छुप के। और जो गुजरात का जंगल है, उसका कलर और लायन का कलर बिल्कुल एक जैसा है। मतलब ड्राई जो जंगल सा होता है कि मतलब आप समझ लो कि साल में 12 महीने में से 9 महीने वहां पे ड्राई पत्तियां ही रहती हैं। और ये पत्तियां लायन की जानी दुश्मन है, क्योंकि जब वो शिकार करने जाता है, इससे आहट हो जाती है और डियर को पता चल जाता है। दोस्तों, अभी शाम ही हुई है, लेकिन 4 बजे के बाद हाथी कभी भी मिल सकता है। तो अभी मैंने यहीं गांव में सब्जी खरीदी, तो मैंने कहा भाई हाथी का क्या सीन है। बोले सर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मैंने कहा ये क्या बात हुई वो बोला अभी वैसे हाथी चल रहे हैं, क्योंकि विंटर्स तो हाथियों का ही टाइम होता है। देखते हैं। ये देखिए सांभर, देखिए कितना बड़ा सांभर निकला, कितना बड़ा स्टैक था। कम से कम 300 350 सांभर दोस्तों 450 किलो तक के भी होते हैं। और मुझे तो लग रहा है ये वही वाला था, 450 किलो का ही था होगा ये। बहुत बड़ा साइज का था। कैमरे में रिकॉर्ड हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो जो दोस्तों ये बात मैंने मालधारी लोगों की और जो लायन की बात बताई, इसका एक मतलब है क्यों मैंने बताई। अभी बहुत दिनों से कमेंट जैसे लोग लिखते हैं ना कि भाई, बहुत सारे लोग लिखते हैं, उसमें से अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट होते हैं। कई लोगों का ये होता है कि जी जंगल जानवर का है, इंसान का नहीं है, जंगल छोड़ देना चाहिए। तो ये बात जो मैंने मालधारी लोगों की बात आपको बताई थी गिर नेशनल पार्क की,
तो दोस्तों, जब मालधारी लोग जंगल से बाहर निकल गए तो लायन का सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया। लायन जंगल छोड़ के बाहर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फूड के लिए वो 30% डिपेंडेंट थे इंसान के ऊपर। तो यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं जिस बात का पक्षधर हूँ कि जंगल जानवर का ही है, इंसान के रहने से जानवर को फायदा ही है, मेरा ये मानना है। अगर इंसान आसपास नहीं रहेगा तो जानवर के लिए खतरा हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि टूरिस्ट मूवमेंट जिस जंगल में होती है, उस जंगल में जानवर ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ लकड़ी काटने की घटनाएं हो सकती हैं, ना तो वहाँ पे जानवरों को मारने की, क्योंकि इतने सारे चौकीदार घूम रहे होते हैं एज ए टूरिस्ट जंगल के अंदर। आप सोचो, जब आप जंगल में घूम रहे हो, अगर कहीं आ रही, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिक आ रही या कुल्हाड़ी, दो ही तरीके से जंगल काटेगा। आरी की आवाज किलोमीटरों दूर तक चली जाएगी, कुल्हाड़ी के ठक ठक की आवाज पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी। तो जिस जंगल में टूरिस्ट है, वहां लकड़ी काटने का काम तो हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से जानवर को मारने का कुछ भी नामो निशान मिल जाएगा, भाई गाड़ी जाने के, गाड़ी घुसने के, इस तरह के निशान। तो टूरिस्ट से जंगल को बहुत फायदा है। लोग बोलते हैं नुकसान है, नुकसान नहीं, मेरा मानना फायदा है। इसी तरीके से जैसे आप देख रहे थे, इंसानों से गुजरात के जो लायन थे, उनको जंगल में बड़ा फायदा था। मालधारी लोगों के जाने से लायन भी धीरे धीरे बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको टोटली डियर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और डियर को मारने में बहुत मेहनत है। चीतल वगैरह, स्पॉटेड डियर वगैरह तेज भागते हैं, खाद लगानी होती है। हालांकि लायन के पास प्राइड है, लायन को शिकार करना टाइगर के कंपैरिजन में आसान है, लेकिन उस शिकार पर दावा जताने वाले भी तो कई लोग होते हैं। टाइगर अगर एक डियर मारेगा तो अकेला खाएगा, लायन के अगर 10 लायन मिलके खा रहे हैं तो वो तो पता ही नहीं चलेगा, उनके मुंह का ना डाढ़ का, कब खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा मारो, फिर मेहनत करो। तो चैलेंजेस दोनों के लिए बराबर है, लायन और टाइगर के लिए, लेकिन इंसान के रहने से जानवर को फायदा है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुजरात में लायन फल फूल रहे हैं। कभी आप घटनाएं नहीं सुनोगे, रेयर छोड़ दो, रेयर तो पागल दिमाग के इंसान तो हर जगह होते हैं, तो आप कभी नहीं देखोगे कि गुजरात में लायन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब वो लोग साथ में रहना सीख सकते हैं, उन्हीं के मवेशी वो मारते हैं, उसके बावजूद वो नुकसान नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट मुआवजा दे देती है। जब किसी को कुछ नुकसान हो जाए, उसको हर्जाना मिल जाए, तो उससे तकलीफ नहीं होती। ये चीज यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, मुआवजा यहाँ भी मिलता है। अवेयरनेस की बात कर रहा हूं मैं, कि जैसे वहां के लोग अवेयर हो गए यार कि ये लायन हमारे लिए नुकसान नहीं है, फायदा है, मिलजुल के। अब हम सोचेंगे टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा कुछ नहीं। खतरनाक दोनों के दांत वैसे ही, दोनों बिल्कुल बराबर ही खतरनाक हैं। बस बात यह है कि वो हैबिचुअल हो चुके हैं, ये हैबिचुअल उतरे नहीं हुए हैं। अभी मैन ईटर के लिए किसी ने मुझे बोला था कि आप जो, हाँ कल ही मैंने बोला था ना कि गुजरात में 16 मैन ईटर होने का वो है, तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि आप मैन ईटर के बारे में बताइए। तो दोस्तों 16 के 16 का तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन एक किस्सा मुझे मालूम है कि 4 आदमी जा रहे थे, सडनली आए और वो कहीं अपने कब्ज के साथ बैठी थी लाइनेस, उसे लगा मेरे कब्ज को मारने आ रहा है। सडन जो, देखिए जब भी जंगल में जाते हैं ना, तो चाहे लेपर्ड हो, चाहे टाइगर हो, चाहे जो भालू हो, पहले हम आहट करके जाते हैं, आपस में जोर जोर से बातें करके या ये करके। ये जंगल में जाने का तरीका है, ताकि जानवर को पहले पता चल जाए कि भाई कोई आ रहा है, और वो अपना साइड में चला जाए कि यार खतरा आ रहा है, चलो भाई साइड में हो जाओ। सडन अपीयरेंस जब भी होगा तो जानवर अटैक करेगा, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी भालू हो, चाहे टाइगर हो, कोई भी जानवर होगा, आप सडनली आ जाओगे, उसने अटैक करना ही करना है डर के मारे। तो वो 4 आदमी एकदम से आ गए, और ये जो है डर गई लाइनेस, उसको लगा मेरे बच्चे मारने आ रहे हैं, उसने एक आदमी को मार डाला इमीडिएटली। और जब मार दिया तो उसने खाया नहीं, फिर वो लाइनेस पकड़ ली गई। जब ये बात नोटिस की गई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, ना तो वो घायल थी कि उसके पैर में चोट लगी है कि उसका ट्रीटमेंट करना है, ना ही कुछ उसको परेशानी थी, तो उसने एक ही आदमी मारा था और उसको खाया नहीं था। इसलिए बाद में सरकार ने फैसला किया कि ये मैन ईटर नहीं है, इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। एक सडन उसने कर दिया है, तो उसको दूसरे जंगल में छोड़ दिया गया, जहां पे आदमियों की आबादी बहुत कम थी, उस इलाके में।
तो ये गुजरात के मैन ईटर का मैं किस्सा सुना रहा हूँ, जो मैंने कल बताया था। क्योंकि ये लंगड़ी टाइग्रेस पकड़ी गई थी, तो मैंने बताया था कि इसका पैर ठीक किया जाएगा और उसके बाद में फिर देखा जाएगा कि भाई अभी तो सबसे पहले तो क्या है कि इसकी DNA रिपोर्ट आएगी। मोहान वाले जो टाइग्रेस पकड़ी गई है हैदराबाद के लैब से आएगी, 15 दिन 20 दिन में तो रिपोर्ट आएगी, तो मालूम चलेगा कि भाई इसने मारे थे कि नहीं। क्योंकि वो जो सैंपल है, क्योंकि आज ही मालूम चला है कि भाई वहां पे तो एक मेल टाइगर और घूम रहा है जो बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा है, तो क्या पता उसने मारे हो। तो DNA रिपोर्ट आएगी, तो इसीलिए दोस्तों कभी 100% नहीं होता। कल मैंने बोला था कि 99% चांसेस है, 100% नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि टेरिटरी उसी की है, लंगड़ी टाइग्रेस की, और लगातार बात चल रही थी कि भाई टाइग्रेस है और लंगड़ी है, बच्चे वाली है। लेकिन एक केस सुनने में आया था कि भाई मेल टाइगर है जो घात लगा के बैठा था, जो गांव के मैंने वीडियो शेयर किया था, और उसमें था कि वो लंगड़ा नहीं है, बड़े मस्त चाल से चल रहा था। तो ये दोनों वहां पे थे, लंगड़ी भी थी और नॉर्मल एक बड़े साइज का। उस आदमी ने ये भी बोला था कि बहुत बड़े साइज का टाइगर है। इसका मतलब वो लंगड़ी का बच्चा नहीं है, जहां तक मेरा अंदाजा है, उसका कंपेनियन है, मेल टाइगर है बड़ा। तो अब ये DNA की रिपोर्ट आएगी तो मालूम चलेगा कि भाई क्या सीन है, कि ये जिसको पकड़ा गया इसी ने मारे थे कि उसने मारे थे। फिर अगर इसने मारे थे तो रिहैब सेंटर भेज के, जैसे मैंने पूरा सिस्टम बताया था, दोबारा रिपीट करके फायदा नहीं है, कल वाला वीडियो आप देख लेना। तो मैन ईटर गुजरात का जो आपने बोला था वो भी मैंने कर दिया। मैंने लायन के बारे में भी जिक्र कर दिया। कई लोगों ने बोला था कि मोहान का, कल नाम मैं भूल गया, वो बोले सर हमारा डिनर तभी होता है जब हम आपका वीडियो देखते हैं। मैंने कहा भाई आज मैं थका हूँ, मैं कहीं चला गया था कल ना वीडियो अपडेट करने के बाद, तो मैंने कहा भाई आज वीडियो नहीं आएगा, आप खाना खा लेना। लेकिन ये प्यार है आप लोग का। किसी ने कल ही लिखा था कि पहले हम लोग बिग बॉस देखते थे, जब से आपकी वीडियो देखना शुरू कर दिया तो बिग बॉस नहीं देखते, आपका ही देखते हैं वीडियो। नदी आ गई। और कल ही किसी ने लिखा था कि जब से मैंने YouTube चैनल आपका देखना शुरू किया है तो मैंने दूसरे चैनल बंद करके आप ही आपका देखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपका प्यार है, आप लिखते हो, इनकरेजमेंट है, जब आप ये बोलते हो ना, वही चीज है कि मैं देखो जंगल में उसी के लिए मैं भी सोचता हूँ कि आप लोग को बढ़िया कंटेंट मिले। हालांकि जो मैं अभी आया हूँ, देखो मैं सच बोलूँ, ईमानदारी से बोलूँ तो मैं केवल कंटेंट के लिए नहीं आता। इसके बारे में भी आपको एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, जंगल है, स्टोरी है। और बहुत सारे लोगों का आपका कहना है कि मेरी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है और मुझे बातें करना अच्छा लगता है, तो दोनों राम मिलाए जोड़ी हो गई। भाई मुझे बातें करना अच्छा है, आपको बातें सुनना अच्छा है। तो मैं एक व्हाट्सएप पे स्टोरी आई थी, वो शेयर करता हूँ। बड़ी बात अभी मैंने शुरू तो मजाक में करी है, लेकिन बड़ी सीरियस बात है, बड़े ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि आप उस पर अमल करो। एक स्टोरी कहती है कि एक अकाउंटेंट साहब थे, वो उनके 2 बच्चे थे और उनको बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे और उनकी सैलरी उतनी ज्यादा थी नहीं। तो उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, ओवर टाइम करते थे, 2-3 जगह का और प्राइवेट काम पकड़ लेते थे, बिल्कुल जी जान लगा के। तो सैलरी भी हो गई, ओवर टाइम भी हो गया, और इधर उधर से जो फ्रीलांसिंग में जो काम पकड़ लेते थे, करते रहे। अपना बच्चे बड़े किए, उन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन दी, बच्चे फॉरेन चले गए और इंजीनियर बन गए और बड़ा अच्छा सेटल कर दिया उन्होंने। अब एक दिन क्या हुआ कि अकाउंटेंट साहब की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो वाइफ के लिए बड़े केयरिंग थे, सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए करते थे। तो बच्चे भी फॉरेन से आ गए, जब उनका सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार वगैरह सारा, तो अभी अंतिम संस्कार हो गया लेकिन 13 ही नहीं हुई थी। तो इनकी वाइफ जो थी वो उनका सारा कमरा साफ कर रही थी। तो जब कमरा साफ कर रही थी तो करते एक अलमारी जहां उनकी बुक्स रखी होती थी, जब उन्होंने बुक्स हटाई तो देखा तो उसके पीछे एक लकड़ी का सीक्रेट लॉकर था। उन्होंने कहा ये क्या है यार, ये तो मुझे कभी बताया नहीं उन्होंने कि मतलब आगे बुक्स रखी थी, उसके पीछे जब आधी बुक्स निकाल लो तो एक अलमारी में सिस्टम बनाया हुआ था, लॉकर था। जब उसको तो बड़े कांपते हाथों से खोला उन्होंने कि यार ये क्या चक्कर है, इसमें क्या राज होगा। मेरे हस्बैंड तो इतने केयरिंग थे हर लिहाज से, मतलब अच्छी मेमोरीज है, अब पता नहीं क्या नहीं मिलने जा रहा है कि मेमोरीज भी खराब हो जाएगी। बड़ी डरते उन्होंने खोला। जब खोला तो उसके अंदर 3 पतंगे रखी हुई थी, चरखी रखी हुई थी, मांझा और सारा पूरा सामान रखा हुआ था, और लेटर रखा हुआ था कि एक दिन मैं तुमको उड़ाऊंगा। तो
इनको वाइफ को याद आया कि हाँ मेरे हस्बैंड को बचपन के किस्से सुनाते थे, पतंग उड़ाना इनको बहुत पसंद था। तो फिर ये समझ गए कि मतलब इनकी इच्छा थी कि मैं पतंग उड़ाऊं, मतलब उनका हॉबी थी या उनका जो है ना कहते क्रेव करते हैं जिस चीज के लिए। तो वाइफ ने सोचा कि ये इन्होंने संडे क्यों नहीं उड़ा ली। एक मिनट पानी निकाल लूं, कहीं की स्टोरी सुनाने में ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने संडे को पतंग क्यों नहीं उड़ाई। फिर इन्हें याद आया संडे को कैसे उड़ाते, ये तो ओवर टाइम करते थे, एक भी संडे घर में रहते ही नहीं थे। अरे इन्होंने कहा देखो पूरी जिंदगी बेचारे बच्चों के लिए करते करते चले गए। एक उनकी इच्छा थी, छोटी सी इच्छा, कि छत पे जाके पतंग उड़ाएं। पतंग खरीदी हुई थी, सब कुछ छुपा के रखी थी, उड़ा नहीं पाए। तो उन्होंने वो निकाली बाहर। जब निकाल के बाहर आई तो बच्चे बोले कि मम्मा ये टाइम पतंग उड़ाने का नहीं है, तो अभी शौक का टाइम चल रहा है अभी तो उन्होंने लेटर दिखाया, ये बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने उस वक्त तो नहीं उड़ाई, जब सारा उनका संस्कार वगैरह सब हो गए, तेरी वगैरह, तो बेटे ने बोला कि मम्मा हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। और 2-3 गाड़ी में दोनों, जब वो कैंपिंग पे चले, एक बेटे के साथ देखा तो पीछे से दूसरी बेटे की भी गाड़ी आ रही थी विद फैमिली। फिर वो गए कैंपिंग में और वहाँ पूरे परिवार ने पतंग उड़ाई। तो वो उनका मैसेज था अपने पिताजी के लिए, जो कि इस दुनिया में नहीं थे, कि देखिए आप पतंग नहीं उड़ा पाए, हम आपके लिए पतंग उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी का जो सार ये है कि अगर आपकी जिंदगी में भी कोई पतंग उड़ाने की इच्छा है या ऐसी कोई इच्छा है तो उसको उड़ा लीजिए, क्योंकि जिंदगी कब चली जाएगी, किसी भी एज में जिंदगी जा सकती है। 25 साल की उम्र में भी जा सकती है, 95 ईयर्स में भी जा सकती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगले दिन रहेगी नहीं रहेगी। छोटी छोटी इच्छाएं जो कि पूरी की जा सकती हैं। अब आपकी इच्छा हो कि भाई मैं हवाई जहाज का मालिक बनूं, तो वो गिने चुने लोग ही बनते हैं, हर कोई नहीं बनता। लेकिन पतंग उड़ाना तो हर किसी के बस में है। थोड़ा सा अगर टाइम निकालो और एक दिन ओवर टाइम ना करो या ऐसा कुछ करो। तो मैं जहां से मैंने कहानी याद आई, मैंने बात शुरू करी कि मैंने बोला जबकि आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हो तो मैं जंगल में आता हूं, तो मैं ये कंटेंट लेने तो आता ही हूं, लेकिन दोस्तों ये मेरी पतंग भी उड़ रही है। तो मेरे अंदर जो इच्छा है जंगल की, बचपन से जो मेरी बचपन की मतलब जंगल में घूमने की और रहा और घूमता था और घूमता ही रहा हूं मैं। तो मैं कैसे भी टाइम निकाल के, कई लोग बोलते हैं टचवुड फिंगर क्रॉस कि आपकी जैसी जिंदगी हो हमारी, भगवान करे आपकी भी हो। और अभी कल परसों किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे, एक मिनट, ये कल परसों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था किसी ने कि मैं आपकी तरह से बनना चाहता हूं, और आईटी में काम करते हैं वो, नौकरी छोड़ना चाह के मैं ऐसे करना चाहता हूं। एक और मेरे पास किसी ने किया, वो एनआरआई है, वो कह रहे हैं कि वे इधर ही आके बसना चाहते हैं। मैंने कहा देखो सर, अपना इकोनॉमिक्स पहले देख लेना, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद छोड़ना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी पूरा एक वो बन जाती है, जंजाल बन जाती है। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो बहुत, मैं वो टाइम झेल चुका हूँ, इसलिए मेरे पैर पूरे धरातल में रहते हैं। तो बिजनेसमैन के पास, मेरे जैसे बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता। जब पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कर दो, कहीं ये बना दो, कहीं वो बना दो, बैंक में पैसा नहीं होता। उसके बाद में जो रिसेशन आया, फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन, जहाँ इनकम जीरो हो गई, वो टाइम खैर सब मेरे जैसे बहुतों के साथ आया। लेकिन आईटी वालों, तब मुझे पहली बार अफसोस हुआ कि अगर मैं आईटी में एसएपी कंसल्टेंट रहता तो मुझे एक दिन ना देखने पड़ते, है ना। तो चलो ठीक है, लेकिन वो टाइम हर रात के बाद सुबह होती है। लेकिन मैं दूसरों को यही सलाह देता हूँ, जैसे लोग मुझे बोलते हैं वो गाड़ी खरीद लो, मैं कहता हूँ ना भाई लोन लेके मैं कल ला सकता हूँ, लेकिन मैं अब जिंदगी का ऐसा सबक लिया कि मैं कैश, गाड़ियां तो लूंगा, बहुत कुछ लूंगा आगे, लेकिन अब तो बिजनेस भी ठीक हो गया है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में भी दिक्कत है, सही हो रहा है। तो आप लोग की दुआ से यूट्यूब में भी इनकम बढ़ ही रही है, तो सब होगा, लेकिन कैश पे होगा, लोन पे नहीं होगा। तो मैं जेन्युइन सलाह देता हूं, जब मेरे से कोई पूछता है, मैं ये नहीं सोचता कि अरे मेरा क्या, मैं बोल दूं। बिल्कुल मैं एफर्ट्स लगाता हूं कि मेरी तरह से सही सलाह जाए, और वो ये
लक्षण, ये गुण मेरे अंदर आए मेरे पापा से। वो भी लोगों की ऐसी ही बहुत मदद की, अगर मतलब सलाह वगैरह उनको जेन्युइनली लोग मानते थे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कन्नी काट लूं कि हाँ भाई कर लो, ऐसा नहीं। मैंने कल काफी एफर्ट लगाए उन दोनों लोगों को समझाने में कि भाई पहले पैसे का देख लेना, नौकरी ऐसे मत छोड़ना, ठीक है ना। उन्होंने भी जो जवाब दिया वो क्या एक ने तो बोला कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है कि मैं जिप्सी खरीद लूंगा यहाँ पे, जो मैंने कहा वो देख सकते हो आप, जिप्सी का काम भी सीजनल होता है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं लगा रखा है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो बहुत सोच समझ के फैसला करना। तो देखो फिर भटक गया ना, पतंग उड़ाने की बात पे कह रहा था कि अगर आपकी जिंदगी में कोई पतंग उड़ाने का सपना है, आप मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात का, पतंग उड़ाने का लिटरली मीनिंग पतंग उड़ाना नहीं है। कोई इच्छा है कि यार मैं ये करूंगा तो मैं वो ये हो जाए तो मैं वो करूंगा। अब आपको बता दूं भाई साहब, कभी भी आपकी टेंशन नहीं खत्म होने वाली जिंदगी में। अब मेरे पेरेंट्स को, हम दो भाई हैं, हम दो भाइयों की टेंशन थी कि भाई बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, कैरियर बन जाए, शादी हो जाए, ठीक है ना, यही टेंशन। अब दोनों के कैरियर बन गए, दोनों का सब हो गया। अब मेरे मम्मी पापा को 3 बच्चों के टेंशन थे, 2 बच्चे मेरे, एक मेरे भाई का बच्चा। तो टेंशन कहाँ खत्म हुई? पहले 2 बच्चों की टेंशन थी, अब 3 बच्चों की टेंशन है कि हाँ भाई ये हो जाए, कल को उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर टेंशन है आपको। तो घूम फिर के टेंशन कभी नहीं खत्म होती। आप 100 साल के हो जाओगे तो भी टेंशन, जब आप बच्चे थे 10 साल के थे तो भी टेंशन था, तब आपको इस बात का टेंशन था यार होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, आज तो सर डांटेंगे, मैम डांटेंगी, है ना यार। संडे जब बचपन में मूवी आती थी संडे को, तो जब उस टाइम पे मूवी दूरदर्शन ही होता था, तो ये तो था नहीं, मूवी का बड़ा क्रेज था, और चित्रहार वगैरह, ये वेडनेसडे फ्राइडे को चित्रहार आता था। तो ये ऐसे थे कि मिस नहीं होते थे, कर्फ्यू लग जाता सड़कों पे। जिस दिन संडे को मूवी आती थी ना, कोई बंदा बाहर नहीं मिलेगा आपको, हर बंदा घर के अंदर, जिसके टीवी नहीं है वो दूसरे क्या जाएगा। अब जब उसमें एक इंटरवल होता था, बीच में न्यूज आती थी, वो जब होता था तो मेरे दिल में धक होता था, अरे यार, ये 8th क्लास तक का बता रहा हूँ। उसके बाद तो फिर स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था तो लेकिन 8th तक, क्योंकि हमारे ट्रांसफर होते थे तो ऐसा नहीं था कि सारे दोस्त पुराने हो, नए नए दोस्त बनते थे। 7th के बाद 8th में आ गए तो स्कूल में मतलब थोड़ा सा ऐसे ही लगता था, क्योंकि 1-2 दोस्त नए नए आए स्कूल में, बाकी बच्चों की दोस्ती बहुत है, मेरी कम है, फिर धीरे धीरे बन जाते दोस्त। इसका एडवांटेज ये था कि हमारे मतलब कई जगह, इतने सारे शहरों में दोस्त बन गए। अगर एक शहर में रहा होता तो एक ही जगह बनते। तो जब वो इंटरवल होता था ना, तो दिल में धक्क सा होता था, यार कल सुबह स्कूल जाना है, बहुत बड़ा टेंशन। फिर वो जो उसके बाद का पार्ट मूवी का आता था ना, वो मेरा टेंशन में ही जाता था कि यार कल स्कूल जाना है, ये काम कंप्लीट नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो भी टेंशन बचपन में था, आज भी टेंशन है, और कितना बुढ़ापा आ जाए टेंशन रहने वाला है। तो मैं अपनी पतंग कैसे उड़ाता हूँ कि बीच में काम भी करता हूँ, और आप देख ही रहे हो काम, थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको दिखती होगी कि अगर स्टोरी के वीडियो में मैं डेली अपलोड कर लेता हूँ, व्लॉग्स के भी डेली करता हूँ। व्लॉग वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, स्टोरी वाले शायद आपको नहीं मिलेंगे डेली वाले, क्योंकि वो टाइम नहीं निकाल पाते। तो बहुत हार्ड होता है ऐसे टाइम निकालना, इतना हार्ड होता है कि मेरे कई दोस्त नाराज हो चुके हैं। फिर मैंने उनको समझाया, बोला तू यार साले बात ही नहीं करता, क्योंकि जब वो फोन करते हैं तब या तो मैं वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ, या मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ, या काम कर रहा होता हूँ। अब उसके बाद वो कहते हैं रात को फोन कर लें, अक्सर मैं काम में लेट हो जाता हूँ। आप देखते हो मेरी स्टोरी, जब स्टोरी के वीडियो आते हैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आते हैं, तो इसका मतलब मैं तब तक उस वीडियो पे काम कर रहा हूँ ना। तो उस वक्त कोई फोन आ जाएगा तो फिर मेरा मन नहीं करता ना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि भाई कैसे उस वीडियो को अपलोड करूँ, दिमाग तो मेरा वहीं पे है। तो जब उनको समझाया समझ गए, तो मेहनत भी करके, लेकिन मैं मी टाइम निकालता हूँ अपने लिए। ये मेरी पतंग उड़ रही है, ये जो जंगल में घूम रहा हूँ, यूट्यूब का कंटेंट भी बन रहा है, मेरा बिजनेस का काम भी हो रहा है, और मेरी पतंग भी उड़ रही है। मैंने अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लिया, ये मेरे पास एडवांटेज है। हर आदमी के पास ये एडवांटेज नहीं होता, लेकिन वो आप करें। मेरी सलाह है कि नौकरी छोड़ के ऐसे हिम्मत ना करें, तब करें जब आपके पास कम से कम 4-5 साल का वो हो, इंतजाम हो। YouTube चैनल भी अगर आप बनाना चाहते हो, देखो मेहनत करके क्या नहीं मिलता जिंदगी में, सब मिलता है। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई भी किया था, और अगर मैं नहीं छोड़ देता तो शायद मैं सेलेक्ट भी हो जाता, क्योंकि उस वक्त
दिमाग सनक गया, जो भी था रीजन। तो लेकिन मैंने एक बात को नोटिस किया दोस्तों कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी थी, 12-12 घंटे रोज पढ़ता था, उससे ज्यादा मेहनत मुझे लगी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। मेरा चैनल चुटकी बजा के ग्रो नहीं हुआ है, ना मैं किसी सेलिब्रिटी का भाई बंधु था कि मेरा आ गया तो हो गया सेलेक्ट। मैंने कितने लॉकडाउन पीरियड में ज्यादा ग्रो किया इसको, क्योंकि और कुछ काम करने का नहीं था। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, सब बनाई, लेकिन जो अभी भी खैर क्या ग्रो हुआ है, लेकिन मतलब ठीक ठाक जो हो गया है। पहले 100 व्यू, 50 व्यू आते थे, 200 व्यू आते थे, कितने साल तक यही व्यू आते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ के मैं लगातार काम करता रहा, तो अब व्यू आते हैं। लेकिन आप भी करोगे मेहनत तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, बीच में छोड़नी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज छोड़ दी थी, वो मेरी गलती थी, उस गलती को मैंने दोबारा नहीं दोहराया। यूट्यूब में भी एक आध बार हिम्मत टूट रही थी, मैंने कहा नहीं अब तो करना है तो करना है, करता रहा, तो अब ठीक ठाक इनकम हो गई है। और इनकम से कहीं ज्यादा है वो आप लोग का प्यार, जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। अब आज की डेट में 2 घंटे मेरे पर डे केवल कमेंट का रिप्लाई करने, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करने, क्योंकि व्हाट्सएप में तो बिजनेस भी आते हैं, वो तो पहले भी करता था, लेकिन इन 2 में 2 घंटे से ऊपर जाता टाइम। लेकिन अभी तक मैं सब कैसे भी करके पुराना जाके, जब कल मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फिर हार्ड बना दिए, सबको कमेंट नहीं कर पाया कि मैंने कहा वो पेंडिंग ना रह जाए, अब आज भी करूंगा। तो ये थी दोस्तों कहानी, अपना नाइट ड्राइव भी हो गई, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, और मैंने अपनी बातें भी शेयर करी। मैंने ये क्लैरिफाई भी किया कि भाकरी सिर्फ गुजरात का नहीं, महाराष्ट्र का भी भोजन है, और मैंने तय भी कर लिया कि अब मैं 1-2 दिन में ही भाकरी खाऊंगा। कल खाता हूँ, परसों तो नहीं खा सकता, परसों गेस्ट है, रिजॉर्ट में ग्रुप है। जिस दिन ग्रुप होता है मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बनाता, जो बनता है रेगुलर बुफे वही खाता हूँ, बाकी दिन अपने मन पसंद खाना बनाता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया। पतंग वाली बात पे जरूर गौर करना कि अगर आपका कोई सपना है बहुत छोटा मोटा, इसको टाइम निकाल के, आप मत सोचो कि ये काम हो जाएगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, या ये हो जाएगा, मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा तब मैं ये करूंगा। एक आध दिन बीच में ही टाइम निकाल के वो काम करो। तो चलिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन शेयर की आपसे बात करते करते, हालांकि बात तो मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन उस तरीके से ही होता है जैसे कि मैं आपसे पूरा बात कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।